Hello and good morning all of you. Welcome back to my lecture. I am Nitin Patil. Let's start with our session of today's lecture. See, one of the student asked me one doubt regarding entropy change. You know that delta S is nothing but the symbol for entropy change. You know that delta S is equal to Q reversible divided by T. The entropy change for the system is equal to the amount of heat absorbed by the system in the reversible manner divided by temperature. Okay. Now, in case of a system, अगर हम बात करेंगे सिस्टम की, द हीट is increased in case of a system because it's a heat absorbed by the system. That's why the value of Q will be positive. Same अगर हम बात करेंगे डेल्टा S सराउंडिंग की, तो आपको याद होगा डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन T. ये हमने लिया था प्रीवियस लेक्चर में, आई मीन टू से लेक्चर नंबर 18, राइट. तो ये हमने लिया था सराउंडिंग के लिए. सिस्टम के लिए Q रिवर्सिबल का वैल्यू रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे सिस्टम का हीट बढ़ेगा. लेकिन वही अगर हमने देखा कि डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग के लिए क्या हो रहा है, सराउंडिंग के लिए यहां पे हीट हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि यहां पे Q क्या है, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. तो अगर सिस्टम में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है तो हीट आएगा कहां से, ये हीट आता है फ्रॉम द सराउंडिंग. इसलिए हमने सराउंडिंग के लिए ये फॉर्मूला लिया है. ओके, तो ये है यहां पे माइनस साइन. और एक बात, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. नाउ हियर डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. जितना ज्यादा यहां पे होगा हीट, उतना ज्यादा होगा डिसऑर्डर, आई मीन टू से मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर. सो अगर डेल्टा एस की अगर हम बात करते हैं तो हीट बढ़ने से डिसऑर्डर बढ़ेगा. इसीलिए डेल्टा एस मैं कहूंगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल. हीट अगर बढ़ेगा तो डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस will increase, because you know that heat देने से disorder बढ़ेगा, I mean randomness बढ़ेगा. That is the reason delta S, why it is directly proportional to Q reversible. और एक बात यहां पे है, delta S if you see is inversely proportional to temperature. Now imagine कीजिए अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लो, ऐसे में क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लोअर, एट दैट टाइम आई हैव टू से दैट देयर विल बी लेस डिसऑर्डर, राइट. अगर ऐसे में अगर हमने सिस्टम को हीट दिया लो टेम्परेचर पे, तो यहां पे ज्यादा हो जाएगा इंक्रीज डिसऑर्डर में, क्योंकि टेम्परेचर पहले कम था, हीट दिया है हमने, और इस पे क्या होगा, फिर हीट देने के बाद डिसऑर्डर बढ़ेगा सिग्निफिकेंटली, राइट. सो इट्स इफ द टेम्परेचर इज लोअर, and in that case if it is applied then it will produce larger disorder. लेकिन अगर सोचिए, if temperature of system is already higher, तो ऐसे में यहां पे जो भी हम लोग यहां पे हीट देंगे, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डिसऑर्डर में.
क्योंकि ऑलरेडी यहां पे देखिए आप कि टेम्परेचर ज्यादा होने से बहुत ज्यादा रहेगा रैंडमनेस, एंट्रोपी ज्यादा ही रहेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ भी फर्क तो नहीं पड़ने वाला। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डेल्टा एस इज inversely proportional to temperature. Clear? Okay. So this is about the the relation between entropy change as well as Q reversible and temperature. आया समझ में? देखिए, इसलिए मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बोला था कि अगर होता है सॉलिड इट्स ऑर्डर्ड फॉर्म तो उसका ज्यादा रहेगा एंट्रोपी, सॉरी इसका कम रहेगा एंट्रोपी। इन केस ऑफ अ सॉलिड देयर इज अ लेस डिसऑर्डर, इट्स ऑर्डरली फॉर्म, इसलिए फॉर द सॉलिड एंट्रोपी रहेगा सबसे कम, फॉर लिक्विड इट्स इंटरमीडिएट, एंड फॉर गैसेस एंट्रोपी विल बी मोर। सो ये आपको देखना है कि क्या करने से एंट्रोपी बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा डिसऑर्डर तो एंट्रोपी ऑब्वियसली यहां पे हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास वर्क विच आई हैव प्रोवाइडेड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो क्लास वर्क आप अगर आपके पास है तो देखते हैं हम लोग क्या है इनके आंसर्स। क्लास वर्क में कुछ है, न्यूमेरिकल्स भी है, ये भी हम यहां पे सॉल्व करेंगे। सो इन द क्लास वर्क नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आप भी देखिए, आपके पास होगा पीडीएफ फॉर्म में। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, remains constant. कैसे? You know that in case of isolated system, no heat will enter or it will go outside the system. इसीलिए सिस्टम का अपना एनर्जी वही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जांपल फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज, यस मैंने आपको कहा था कि आपको ये सब प्रॉपर्टी याद रखने होंगे, एक्सटेंसिव कौन सा, इंटेंसिव कौन सा, तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। और मैंने आपको दिया था एक क्लू, ईईई, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ऑल दीज आर नथिंग बट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। सो अभी यहां पे क्या दिया है, इट्स इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो होता है यस इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम फॉर ऑप्शन बी, दैट इज नथिंग बट विस्कोसिटी, ये भी यहां पे क्या आएगा, इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर डी में है टेम्परेचर, ये तो डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, इसलिए ये भी हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। आंसर की तो मैंने आपके पास भेजी है, वैसे फिर भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। The intensive property among the following is option number B, mass upon volume, right? It's density. All irreversible processes are, याद होगा आपको मैंने कहा था, all the irreversible processes, they are nothing but the spontaneous, they are natural, जो अपने आप होते हैं वो होते हैं, yes, they are nothing but the spontaneous and they are nothing but the irreversible process, natural process, real process. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स यस आपको याद होगा। सो नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी आया यहां पे, इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है तो क्या हो रही है, वो तो कंजर्व हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
What is question number 6? What is delta N for the combustion of 1 mole of benzene when both the reactants and products are gases at 298 Kelvin? अभी यहाँ पे ये है प्रॉब्लम दिया है, जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा बोर्ड पे, डोंट वरी. सो व्हाट इज द डेल्टा एन फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन? 1 मोल ऑफ बेंजीन चाहिए, C6H6. ये बोल रहे हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, तो यहां पे है गैसियस. ऑक्सीजन कंबशन क्या होता है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि मैंने आपको कहा था, कंबशन करने के बाद क्या होगा, वहां पे फॉर्मेशन होगा CO2 का एज वेल एज H2O का. ये बोल रहे गैसेस. अदरवाइज बेंजीन तो होता है नॉर्मली प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, लेकिन ये बोल रहे कि क्या है, गैसियस फॉर्म में है. पहले तो हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. यहाँ पे कार्बन है 6, यहाँ पे कार्बन है 8, यहाँ पे हम लिखेंगे 6. H यहाँ पे 6 है, ये काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं. देन 6 2s are 12 प्लस 3 कितने हो गए? 15. यहाँ तो लिखा है 2, so here we have to write 15 by 2 so that 2 will cancel and number of oxygen will also balance. अभी इसके लिए अगर आप देखोगे तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा एन, यस, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. N2 का वैल्यू क्या पे क्या आएगा? 6 plus 3 9 and here will be क्या आएगा वैल्यू इधर? 1 plus 15 by 2 क्या आएगा? 2 1s are 2 plus 15 क्या आ जाएगा? 17 by 2 is nothing but 9 2s are 18 minus 7. यहां पे क्या आएगा? फिर minus 1 by 2 आ रहा है. प्लस आएगा 9 2 राइट, प्लस आएगा. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए. ओके, सिंस दे आर सेइंग वेट बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, तो इसलिए हमको यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा. इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, 1 by 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. द एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर एज्यूम्ड टू बी 0. ये मैं आपको बोला था लेक्चर में, at 298 Kelvin. Option number A is answer. For the question number 8 अभी, for the reversible spontaneous change delta S is क्या आएगा? Option number C. You can see option number there and same is the derivation. A minor, question number 9. A minor sign of the free energy change denotes that the reaction tends to proceed spontaneously. I told you क्या होता है free energy? It's nothing but the amount of energy available to the system which can be changed into yes useful work. तो जितना ज्यादा खर्च होगा गिव्स एनर्जी, उतना ज्यादा होगा yes वर्क डन. और एक बात है, अगर फ्री एनर्जी होता है निगेटिव तो वो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस. मैं एक पहले काम करता हूं, मुझे जो जगह चाहिए लिखने के लिए, तो पहले आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, देन आई विल राइट ऑन द बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. In which state the matter has highest entropy? Tell me. Option number C, correct. Gas. Total entropy change for a system and its surrounding increases if the process is spontaneous, मतलब natural, मतलब irreversible. Option number B इसका आंसर आएगा.
द फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज डेल्टा जी का वैल्यू आपको पता होगा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू यहां पे होता है निगेटिव, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस. If the value of delta G is yes positive, the reaction is said to be non-spontaneous. And if the value of delta G is equal to 0, then the reaction is said to be at equilibrium. Okay? So answer is option number D for question number 12. Let's move on. Question number 13. The process in which, वहां पे शायद ऑन हो गया है गलती से, लेकिन वहां पे चाहिए नो. The process in which no heat enters or leaves the system is termed as adiabatic process. यहां पे क्या होता है, हीट अंदर भी नहीं आएगा बाहर भी नहीं जाएगा, इसलिए वो है adiabatic process. यहां पे ऑन हो गया है लेकिन यहां पे नो कर दीजिए, परेशान नहीं. क्वेश्चन नंबर 14 में द हीट चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, आपको यहां पे रिएक्शन दिया है ट्वाइस CO2 ट्वाइस CO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव्स ट्वाइस CO2 गैसियस. डेल्टा एच का दिया है वैल्यू और वो वैल्यू है -135 किलो कैलोरीज. अभी यहां पे ये जो डेल्टा एच है ये वो यहां पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी में है हीट ऑफ रिएक्शन, सी में क्या दिया हुआ है हीट ऑफ यस कंबशन, और डी में क्या दिया है चेंज इन फ्री एनर्जी. अगर आपके बुक मतलब नोट्स में आई मीन क्लास वर्क के ये इधर अगर आया है हीट ऑफ कंबशन तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स अ हीट ऑफ रिएक्शन. अभी देखिए आपको दिया है इक्वेशन, राइट. नाउ इन दिस इक्वेशन इफ यू सी प्रॉपरली ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पता है आपको क्या है वो, it is defined as the enthalpy change accompanies when one mole of a substance, I mean compound, is formed from its elements which are also in their standard state. यहां तो 2 moles दिख रहे हैं आपको, इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं आएगा. अगर यहां पे होता 1 मोल तो हम शायद सोचते उसके बारे में, तो ये तो नहीं आएगा. हीट ऑफ कंबशन जो दिया है ये भी नहीं आएगा. क्यों? अगर आपको याद होगा डेफिनेशंस का क्या है वो, द एंथैल्पी चेंज accompanies the reaction when 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen. अगर आप देखोगे यहां पे भी हमें चाहिए था 1 मोल, लेकिन यहां तो 2 मोल से, इसलिए हीट ऑफ कंबशन भी नहीं आएगा. चेंज इन फ्री एनर्जी तो है ही नहीं, उसका सिंबल होता है डेल्टा जी. हीट ऑफ रिएक्शन वी कैन से. सो ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पे, और वो है ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. लेक्चर में आई थिंक फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कहा था ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. Which of the following is a state function as well as intensive property? क्या है वो? Yes, कौन सा है? Intensive property भी है और state function भी है. देखिए
molar heat capacity is for 1 mole. इंटरनल एनर्जी जो होता है वो तो है ही नहीं, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या होता है, इट्स अगेन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो ऑप्शन नंबर सी इज आंसर. टेम्परेचर इज बोथ स्टेट फंक्शन एज वेल एज यस intensive property. The question number 17. Thermodynamic state of a gas refers to. See, actually, a system is said to be in the equilibrium. I mean, thermodynamic equilibrium. When any of its state function do not change with the time. तो इसमें ये तीनों आएंगे, प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आना चाहिए. When the composition of the system does not change with the time, then the system is in chemical equilibrium. When the temperature of the system does not change with the time, it is known as thermal equilibrium. When no mechanical work is performed, पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो ऐसे में हो जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 19. 5 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन नंबर 19. आपको पता होगा 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स, राइट. तो यहां पे ये बोल रहे हैं 5, तो 5 के लिए हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 506.5 जूल्स. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ओके, let's see, let's move on. Question number 20. Energy equivalent to 1 hour, 1 joule and 1 calorie is in order. Yes, आपको पता है. क्वेश्चन नंबर 20 बात कर रहे हैं आप लोग. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ब्स, राइट. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. तो ऐसे में यहां पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो देखिए ना, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे कैलोरी इज द बिगेस्ट यूनिट, बाद में फिर आएगा जूल, बाद में फिर आएगा अर्ब. ऑप्शन नंबर सी में हम यहां पे लिखेंगे आंसर इज 1 कैलोरी 1 जूल एंड 1 अर्ब. ठीक है. अगर यहाँ पे शायद से मिस्टेक से यहाँ पे टाइप हो गया है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे शायद वहां पर जूल आया है, आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. 1 mole of an ideal gas expands isothermally at 300 Kelvin from 1 liter to 101 liter at constant pressure of 1 atmosphere. The work done during the change. फॉर्मूला यूज कीजिए इसके लिए. W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट. आपको यहाँ पे P का वैल्यू क्या दिया है, इट्स 1 एटमॉस्फेयर. डेल्टा V दिया है, मतलब V2 माइनस V1 का वैल्यू है 101 माइनस 1, मतलब आएगा 100, राइट ना. सो दिस वैल्यू विल बिकम माइनस 100. लेकिन ये आएगा लीटर में, है ना. तो यहां पे ये आएगा लीटर में, तो लीटर एटमॉस्फेयर में यहां पे आएगा वो, राइट. तो अभी हम एक काम करेंगे, ये आपको पूछ रहे हैं, यस आपको जो दिए हैं वो दिए हैं कैलोरीज में, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा. -100 इंटू 24.2. ये अगर हम करते हैं तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे -2400 कैलोरी, एंड नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी -2.42 किलो कैलोरी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके,
Put down this one. Let's move on. Question number, yes, 22. 22. 2 moles of an ideal gas expand spontaneously into vacuum. वैक्यूम अगर बोला है तो देखो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन यहाँ पे जो P का वैल्यू है ना वो यहाँ पे क्या है वैल्यू, उसका वैल्यू आएगा 0, बिकॉज वैक्यूम का मतलब क्या होता है, देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर देयर, सो द वैल्यू ऑफ W यहाँ पे हो जाएगा 0. You know that it is also known as a free expansion when the work done takes place against no atmospheric pressure. I mean, when the work done takes place in the vacuum, it is known as, yes, free expansion. Question number है 23. Yes, क्या दिया है इसमें, W grams of gas expands isothermally and reversibly at a given temperature T from volume V1 to V2. The magnitude of work will be, पता है फॉर्मूला क्या W max का, yes, W max is equal to minus 2.303 N into R into T up to the base 10 of V2 by V1, right, या फिर V1 by V2. ओके, ऐसे में माइनस साइन मैंने क्यों दिया है आपको पता है, इट्स अ साइन कन्वेंशन. सिंस ड्यूरिंग द एक्सपांशन क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज गिवन ओवर हियर. तो हम यहां पे बोल सकते हैं क्या कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा सो W max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू yes number of moles. Therefore, W max is equal to, yes, mass divided by molar mass. इसका मतलब ये हुआ n तभी बढ़ेगा जब मोलर मास कम होगा. n कब बढ़ेगा, जब मोलर मास कम होगा और मास ऊपर वाला जो दिया है ज्यादा होना चाहिए, गिवन मास ज्यादा होना चाहिए, मोलर मास कम होना चाहिए. और इसका मतलब ये हुआ जिसका मोलर मास कम है उसके लिए क्या रहेगा, देयर विल बी मोर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क. सो लोअर द मोलर मास हायर इज द मैग्नीट्यूड. लोअर द मोलर मास हायर will be the magnitude of work done, right? आया समझ में. इसलिए आप सोचिए यहां पे अगर आप बात करेंगे, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2 NH3 SO2 एंड Cl2. H का क्या होता है मोलर मास, क्या आएगा H का 1 into 2 इज 2. क्या था अमोनिया का 14 plus 3 आएगा 17. H का होता है 32 प्लस सल्फर का होता है ना 32. एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन 16 into 2, सो 32 प्लस 32 हो जाएगा 64. एंड क्लोरीन का क्या आएगा 35.5 into 2 मतलब हो जाएगा 17. तो इन सब में अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी है उसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या आता है, H2 का सबसे कम आएगा मोलर मास, इसीलिए उसके लिए क्या होगा, यस, मैक्सिमम होगा वर्क डन इन दिस केस. ऑप्शन नंबर डी इज आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 24 में वापस देख दिया है, न्यूमेरिकल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. चलो पहले मैं काम करता हूं, लिखता हूं n का वैल्यू क्या दिया है, n इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या दिया है यहां पे 1 मोल, सो इट्स अ 1. यस,
आर पता है आपको 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये आर हो गया। देन T is nothing but 300 Kelvin. Then P1 is equal to 1 atmosphere. P2 is equal to 10 atmosphere. Okay? And if you use this formula, yes, W is equal to minus 2.303 N into R into T log to the base 10 of, yes, क्या आएगा यहाँ पे P दिया है इसलिए इधर P1 by P2 आएगा, राइट। अगर होता वॉल्यूम तो होता है V2 by P1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो you know that putting these values here together क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे, yes, 2.303 इंटू 1 इंटू आर का वैल्यू है 8.314, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे कितना है 300 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, yes, 1 by 10। if you solve this we'll get the answer 5744.1 joules। yes, which option is there? अभी देखिए ये जो माइनस साइन है यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है तो ये वैल्यू माइनस है ना, तो W यहां पे जो आएगा, यू नो दैट इट्स अ ग्रिड एक्सपांशन, वर्क डन विल बी, यस, नेगेटिव फॉर सिस्टम। तो यहां पे ये वैल्यू आएगा माइनस W इज इक्वल टू 5744.1 जूल। ऑप्शन नंबर शायद है, इसका आंसर है सी। सो सी इज एड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, in a reaction if delta U is less than 0 then heat 0 से भी कम हो, मतलब क्या हुआ है, अभी यहां पे देखोगे आप 25 में डेल्टा U is less than 0, मतलब डेल्टा U तो नेगेटिव हुआ, I mean there is decrease in the internal energy of the system, right? ऐसे में फिर क्या होगा यहाँ पे, then the heat is evolved, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेल्टा यू का वैल्यू यहाँ पे कम हुआ है। I mean there is a decrease in the internal energy of the system। Question number 26, in isobaric process, can you tell me what is the answer here? Process, yes, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, Q is equal to क्या दिया है, डेल्टा U प्लस होता है यहां पे W, क्या होता है यहां पे Q, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो एज नाउ हियर जो W का वैल्यू यहां पे दिया है, क्या दिया है वो, यू नो दैट Q चाहे तो स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, यू नो दैट इट्स नथिंग बट द सिंबल Q एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग लिखेंगे QP। सो QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आइसोबैरिक के लिए अगर हम बात करते हैं, बट यू नो दैट W इज इक्वल टू व्हाट हियर, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा, राइट। आई थिंक मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखने में वैसे गलत कर दिया, ये इक्वेशन यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से, डेल्टा यू होना चाहिए ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू सॉरी Q प्लस W ये आएगा, सही है ना। अभी देखो ये है फर्स्ट लॉ के लिए, तो डेल यू नो दैट Q इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, डेल्टा U माइनस W। अभी सही है, अभी मैंने ऐसे आपको बोला क्या होता है यहाँ पे Q होता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। सो यहां पे अगर हमने लिया आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, सो इट्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स अ QP एंड यू नो दैट डेल्टा U यहां पे रहेगा। W का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो ये यहां पे हम डालेंगे वैल्यू डेल्टा U इज इक्वल टू, यस,
क्या होगा यहाँ पे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी देखिए ये माइनस, ये भी माइनस है, तो यहां पे आएगा डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर आएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ओके, इतना पहले आप लिख लीजिएगा। आई वॉन्ट द बोर्ड टू बी क्लीन। Now let's move on. Question number 27. So 27. Point out the wrong statement from the following in relation to enthalpy. Yes, wrong बोला है. It is the state function, right? Option number B में दिया है. It is an intensive property. This is the wrong statement, because you know that enthalpy, entropy as well as internal energy, they are nothing but the state functions. So enthalpy जो है state function, enthalpy, entropy as well as enthalpy, entropy as well as internal energy, all these are the values of एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एंथैल्पी जो है ये बिल्कुल भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाकी जो दिए हैं नीचे वो भी मुझे सही लग रहे ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें वापस आपको दिया है एक रिएक्शन CaCO3 सॉलिड gives CaO solid plus CO2 gaseous at 977 degrees Celsius. Delta H naught is equal, delta H only is 176 kilojoules per mole. डेल्टा U निकालने के लिए बोला है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, आप यहां पे डेल्टा N का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्या होता है, N2 माइनस N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं यहाँ पे, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये कौन सा है, ये आएगा CO2 माइनस 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। द वैल्यू ऑफ डेल्टा N हियर विल बी 1। और एक बात देखिए, यहां पे आपको जो भी दिए हैं ऑप्शंस वो सब के सब दिए हैं किलो जूल्स में। तो फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, यू नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N इनटू R इनटू T। देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा N इनटू R इनटू T। सो डेल्टा H के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो दिया है, क्या दिया है, 176। डेल्टा N का वैल्यू है 1, R का वैल्यू है 8.314। लेकिन अगर हमको चाहिए ऑप्शन दिए हैं हमें किलो जूल्स में, और R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू होता है ना R इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो इसको हमें करना पड़ेगा किलो जूल में, इसलिए मुझे यहाँ पे 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। टी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 977 में आपको ऐड करना पड़ेगा 273 कैलोरी, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 1250। ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आपको मिलेगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, वो है 165.6 किलो जूल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Question number 29. Question number 29. In the combustion of 11 gram of CO2, 100 kilojoule of heat is liberated. Let's see. Combustion की बात कर रहे हैं CO2 की, तो हम यहां पे लिखते हैं CO2। इसका combustion अगर हम करते हैं तो इस केस में सोचिए
क्या होगा इन दिस केस 100 किलो जूल हीट होता है लिक्विड, 100 किलो जूल, राइट। ये आ रहा है। CO2 का पता है क्या होता है मोलर मास? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 आएगा 44 ग्राम्स। 100 किलो जूल तो दिया है आपको, ये दिया है 11 ग्राम के लिए। सो फॉर 11 ग्राम ऑफ CO2 100 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन। दैट्स व्हाई फॉर 44 ग्राम्स हाउ मच? 11 ग्रॅम साठी 100 किलो जूल एवढी हीट बाहर पड़ते। 44 ग्राम मीन्स फॉर 1 मोल के लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहां पे माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, लेकिन सोचिए हीट ऑफ कंबशन तो कैसे यहां पे हो सकता है पॉजिटिव? आपको पता है इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहां पे ये आएगा वैल्यू डेल्टा H इज इक्वल टू -400। जब भी डेल्टा H होगा नेगेटिव, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CO2 का कंबशन करने के बाद भी हीट बाहर ही आएगा, आई मीन कंबशन होने से ज्यादा और हीट प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें, दैट इज द रीजन। तो आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए -400 किलो जूल। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 30, इसके लिए तो आपको अलग अलग इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन 30 में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, चलो मैं तो लिखता हूं उसके इक्वेशन। CO2 कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म, ठीक है। यही होगा इसका इक्वेशन। इसका वैल्यू है शायद डेल्टा H का दिया है क्या दिया है -94। देन वाटर का भी करना पड़ेगा फॉर्मेशन। वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे आएगा H2 गैसियस, यहाँ पे आएगा O2 गैसियस, लेकिन हमें एक ही चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू -68.4 एंड देन जो ऑप्शन दिया है आगे CO4 दिया है वो गलती से होगा, CH4 चाहिए वहां पे, मीथेन CH4 गैसियस। यहाँ पे आएगा कार्बन सॉलिड, देन हाइड्रोजन गैसियस। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका वैल्यू मिलेगा डेल्टा H का वैल्यू मिलेगा -17.9 किलो। अभी पूछ रहे हैं कंबशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज मीथेन का करना है कंबशन तो CH4 gaseous plus O2 gaseous gives CO2 gaseous plus H2O, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 लिखने होंगे हमें, यहाँ पे भी 2 आएगा। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। कैसे आएगा बताओ? देखिए क्या करना होगा आपको, CH4 चाहिए आपको, इस इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा रिवर्स, ठीक है। क्या दिया है आपको निकालने को? क्या बोला है? द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, दिस इज द राइट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे H2O भी यहाँ पे 2 लिख रहा है, इधर 2 चाहिए ना हमें। इस इक्वेशन को शायद आपको 2 से करना पड़ सकता है मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ जस्ट डू वन थिंग, इन इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इक्वेशन 1 में उसको ऐड कीजिएगा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो और इन दोनों के एडिशन से इक्वेशन 3 को करो माइनस, आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। सो 30 का आंसर होना चाहिए -212.9 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए is that answer. 31. In reaction, normal egg gives hard boiled egg. Delta S. Normal egg liquid.
आई विल से सेमी सॉलिड, क्योंकि आपको पता है कि एग यॉक जो होता है इट्स अ सेमी सॉलिड एंड रेस्ट इज यू नो दैट व्हाइट पार्ट ऑफ दैट एग इन लिक्विड फॉर्म, मींस लिक्विड मींस मोर डिसऑर्डर। लेकिन जैसे हम इसको बॉइल किया तो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, मतलब लेस डिसऑर्डर, इसलिए डेल्टा इसका वैल्यू यहां पे हो जाएगा निगेटिव। The value of entropy in solar system is increases, क्योंकि it's a spontaneous process। जो भी रहेगा सोलर सिस्टम इट्स अ स्पॉन्टेनियस, बिकॉज बहुत मतलब साल हो गए, सालों से चलता आ रहा है, उसमें कोई भी मतलब रुकावट नहीं आएगी। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो होता है स्पॉन्टेनियस इसके लिए द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज। Which of the following is not a state function? Option number D, delta Q. Delta Q is not a state function. When question number 34, when total disorder increases, the change is said to be spontaneous. Option number D. 35, in which of the following entropy decreases? Entropy decrease होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द सॉल्यूशन। सुक्रोज मतलब शक्कर, अगर हमने डाला पानी में इसको तो क्या हो जाएगा, वो रहेगा लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब हम उसे करेंगे क्रिस्टलाइज तो क्या होगा, तो ऐसे में यहां पे क्या हो जाएगा एंट्रोपी, क्योंकि सोचिए ना लिक्विड फॉर्म में था पहले शुगर, अगर हमने किया इसको क्रिस्टलाइज तो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, एंट्रोपी हो जाएगा डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए ही सही है 35 के लिए। 30 भी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, कंबशन ऑफ इथेन। कोई भी कंबशन रिएक्शन जो होता है इससे हमेशा ही बाहर आएगा, वो कैसे उसका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें